चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है। तो आज के डेट में हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आज डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये सोचो कि आज से पहले जब इलेक्ट्रिसिटी खोजा नहीं गया था तो लोग कैसे जिंदगी अपना काटते थे। रात के बाद मतलब रात के समय कोई जीवन नहीं था। ठीक है ना, हर चीज अंधेरा में था। आज के डेट में देखो हम लोग के पास जो भी चीज है, ठीक है, हम लोग मोबाइल जो यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, आज सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के दम पे ही हो रहा है। ठीक है। फ्यूचर भी इलेक्ट्रिसिटी को और इम्प्रोवाइज करेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इसके पास स्टैटिक एंड डायनेमिक फॉर्म है, लेकिन सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किनको कहा जाता है? माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है? तो पहला चीज कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझाया था। जैसे कोई भी चार्ज, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है। कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। ठीक है। क्योंकि जितना भी मैटर है, मैटर किस चीज से बना है? एटम से। ठीक है। और एटम जो है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रलिटी क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव। एक एटम में, ठीक है, एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है। अगर हम एटम को और तोड़ते हैं तो फिर एलिमेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के को जाके देखें या प्रोटॉन को देखें तो वो एलिमेंट को नहीं बताता। ठीक है, एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। लेकिन इसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है किसी भी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस का डिसीजन लेता है, मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट कैसा है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है किसी भी एटम का नेचर। ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पर अगर जाके देखें तो हमारा हमको पता चलता है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है। तो एटम्स के पास चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है। और चार्ज जो है, जो भी चार्ज पार्टिकल आपका प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास होता है। ठीक है। तो जितना भी चार्ज है सबके पास मास होगा। लेकिन अगर मास है तो चार्ज होगा ये जरूरी नहीं। जैसे एटम के पास मास है लेकिन इसके पास चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक। और चार्ज ही आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बेसिक चीज आपको पहले समझना है कि चार्ज क्या होता है। ठीक। अब चार्ज को समझने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जितना भी चार्ज, चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं। तो जैसे कोई भी अगर चार्ज है, चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जो उसके पास इनबिल्ट है। जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं मास को। ठीक है। मास क्या है? किसी भी बॉडी में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है। कितना अमाउंट है किसी भी मैटर का किसी भी ऑब्जेक्ट में, वही उसके मास को डिफाइन करता है।
ठीक है। उसी तरह चार्ज जो है एटम के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटम का न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा, और चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन नहीं जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो पहला बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी पे चार्ज जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से, न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके, ठीक है। और न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये पहले से उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवरी चार्ज हैज मास, ठीक है, बट एवरी मास डोंट हैव चार्ज, ठीक है। मतलब कि हर मास के पास आपके चार्ज होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास होगा, ठीक है। और क्योंकि एटम में आपका चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए एटम न्यूट्रल है, लेकिन उसके न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है, ठीक है। चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला एक कैरियर है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर चार्ज मूव करता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाता है, कब, जब सॉलिड में होता है, ठीक है। हम आपको लास्ट टाइम में बताए थे कि लिक्विड्स में इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करते, लिक्विड में आयंस होते हैं चार्ज कैरियर, ठीक है। तो सॉलिड्स में आपका, और गैस में क्या होता है कि गैस में जब बहुत हाई टेम्परेचर पर लेके जाओगे गैस को, या फिर उसको इलेक्ट्रीफाई करोगे, तो क्या होगा, गैस पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, आयनाइज हो जाएगा, तब उसमें कंडक्टिविटी होगा। गैस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गैस में डायरेक्ट कंडक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, उसको हम उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां पे उसमें कंडक्टिविटी शुरू हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर देते हैं, ठीक। तो खैर उससे हम लोग को अभी कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को सॉलिड्स में ही पढ़ना है अभी, ठीक है। तो सॉलिड्स में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज को लेके मूव कराते हैं, ठीक है। तो जिस समय इलेक्ट्रिसिटी को खोजा गया था, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1600 में खोजा गया था, और आपको हम पहले भी बताए थे कि जो डायनेमिक फॉर्म है, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी दो पार्ट होता है, एसी एंड डीसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को खोजने वाले का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, और अल्टरनेटिंग करंट को खोजने का क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को, ठीक है। और नियरली 1880s के बीच समय में इन दोनों ने ही एसी और डीसी को खोजा था, ठीक है। और 1897 में पहला बार इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, ठीक है। उससे भी पहले माइकल फैराडे ने बताया था 1820s के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे, तो आप पढ़ोगे कि जब, या फिर इसी में नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में आप पढ़िएगा इंड्यूस्ड करंट को, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है कि जब इंडक्शन, किसी को इंड्यूस करने का मतलब क्या, किसी को कोई चीज करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, इंड्यूस करना। तो जब ऑल्स्टेड ने खोजा था कि मतलब जब भी हम लोग कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने इसी का उल्टा खोजा कि अगर मान लो कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को मूव करा दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट फ्लो कर सकता है, और इसका आंसर था यस, ठीक है। माइकल फैराडे ने इंड्यूस्ड करंट को खोजा था, ठीक है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। दूसरा चीज कि जब हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं तो चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे, और ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 10th में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको 12th में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके 12th में पढ़ना है, चाहे आप किसी भी लेवल पर जाके पढ़िए, मेडिकल के लिए पढ़िए, इंजीनियरिंग के लिए पढ़िए, या नॉर्मल पढ़िए, ठीक है। तो बेसिक आपको यही मिलेगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज रियलिटी में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग में जो फील्ड क्रिएट करता है वो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को आप जब देखते हो तो क्या आपको उसका फील्ड दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे कैसे,
तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, ठीक है। जूनियर क्लासेस में 8-7 में आपको पढ़ाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है कि नहीं। तो यानी कि वो क्लोज्ड लूप बनाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी कोई चार्ज हो, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और उसको समझने के लिए हम लोग उसको फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी माइकल फैराडे ने ही दिया था, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके, ठीक है। तो जिस तरह से मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो हमको फील नहीं हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसके चारों ओर, क्योंकि ये तो इनविजिबल है, देख नहीं सकते इसको। हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो उस मैग्नेट पे इसके कारण जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है, उससे हमको पता चलता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। बात समझ में आया? अब जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे, हमको क्या दिखेगा कि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई ना कोई फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है, और वो किसके कारण? तो इसका फील्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई इनविजिबल फोर्स, अब जैसे मान लो दो मैग्नेट है, उसके बीच में हाथ रख के देखो, किसी भी तरह का आपको इंटरप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, जैसे ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कैसे वर्क करता है? फील्ड क्रिएट करता है। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम गिराएंगे तो ये नीचे ही गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई एक फोर्स है जो इसको, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। बात समझ में आया? उसी तरह जितना भी फील्ड फोर्स है, वो अपने चारों ओर सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर वही चार्ज मूव करना शुरू करे तो उसके कारण उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से मूव करना चाहिए, ठीक है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। चार्ज जब मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, उसके साथ उसमें रेडिएशन क्रिएट होगा, ठीक है। चार्ज फोर्स में रहेगा तो, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स काम करेगा तो उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन आएगा तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी को, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखना कि चार्ज एट रेस्ट जब होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज जब मूव करने लगेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट, पहले के लोगों को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों रिलेटेड है। लेकिन उसको अलग ब्रांच में पढ़ाया जाता था और मैग्नेटिज्म को अलग ब्रांच में पढ़ाया जाता था। लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च किए, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके आज हम लोग जो पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को। तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बता रहे थे। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि ये पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अब जितना ज्यादा चार्ज उतना बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे तब चार्ज का क्रिएशन होता है। बात समझ में आया? ठीक है। और एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज को हम जब लिखते हैं, समझो इस चीज को, कि मान लो कि हम चार्ज दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, और ये कंप्लीट लूप नहीं है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि घूम के यहीं आ जाएगा, ठीक है।
ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव प्लेट है और निगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। ठीक, तो बात समझो। तो ये आप मान लो कि कोई चार्ज है, तो चार्ज की सराउंडिंग में एक फील्ड है। इस फील्ड को हम कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। ठीक है, जो लाइन चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को शो करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर मान लो चार्ज को 4 टाइम्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही फोर्स डिपेंड करता है, आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इसमें फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, जैसे ग्रेविटी तुम्हारा वर्क करता है उसी तरह से इसको हम रिलेट करके तुमको समझाएंगे ताकि तुमको समझ में आए जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाएंगे। ठीक है, तो चार्ज जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तुमको उसका जो फील्ड लाइन से हम लोग अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाते हैं, और अगर मान लो कि नेगेटिव है तो इसमें टुवार्ड्स द चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, तो चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। बात समझ में आया? तो देखो, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब देखो जब भी हम किसी भी टेस्ट चार्ज को, सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, बताएंगे आपको। अब मान लो कि कोई एक चार्ज हम यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज पे इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, ये इसको फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको, उसका फील्ड जो है अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है, अब ये चार्ज, अब पॉजिटिव पॉजिटिव में आपको पता है कि रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस पे, वो इसको बाहर की ओर धकेलेगा। ठीक है, और अगर हमको इसके पास लेके जाना है तो हमको इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये पोटेंशियल के समय में हम लोग समझेंगे। तो पहला चीज समझो कि चार्ज क्या होता है, कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे, या फिर ऑब्जेक्ट इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, चार्ज जो है, ठीक है, देखो, ठीक है, समझो। तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, किसी चार्ज के पास लेके आते हैं तो ये चार्ज, ठीक है, चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण, ठीक है, या तो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा या फिर इसको किसी तरह का फोर्स फील होगा।
ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, कोई दूसरा चार्ज अगर इसके पास आता है तो उसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। जैसे दो मैग्नेट है, समझो इस चीज को, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट है। अगर मान लो कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई मैग्नेट को लेके आएंगे तो मैग्नेट का जो पोल सामने होगा उसके अकॉर्डिंग इसका नेचर पता चलेगा, ठीक है। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, सॉरी नॉर्थ पोल है, और अगर हम नॉर्थ को लेके आते हैं तो क्या होगा कि इसको इसके कारण या इसको इसके कारण फोर्स फील होगा, फर्स्ट वाले को सेकंड के कारण, सेकंड वाले को फर्स्ट के कारण फोर्स फील होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो चार्ज का नेचर ये डिसाइड करेगा कि कैसा फोर्स होगा, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है और सामने वाला पॉजिटिव है तो दोनों को रिपल्शन फील होगा, ठीक है, और अमाउंट इक्वल ही होगा। लेकिन एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? जिसके पास कम अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। फोर्स हमेशा इक्वल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट। तो क्योंकि फोर्स आपको अभी फॉर्मूला नहीं पता है, 12 में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और वहां पे K कांस्टेंट होता है, K टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को बोला जाता है कि जब मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जब इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, रखा जाए तो इसको या तो खुद भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर यही फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके थ्रू किसी एक्सटर्नल फील्ड में या तो उसको फोर्स फील होता है या फिर वो एक्सटर्नल फील्ड में फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि जिसका कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता कर सकते हैं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जिसको भी डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है करंट। करंट के पास डायरेक्शन भी है लेकिन फिर भी उसको हम लोग वेक्टर नहीं कहते। बात समझ में आया? और क्यों नहीं कहते आगे बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ समझो कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को नापते किस में है? तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज, अब चार्ज जो है देखो हम अभी बताए थे शुरू में कि चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज है, तो फ्लो ऑफ चार्ज किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कराते हैं उसको भी हम लोग बताएंगे आगे, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, और इसी को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं और कैसे ये कंडक्टिविटी शो करता है, ये सब आगे बताएंगे। पहले इसको समझो कि चार्ज क्या है। तो चार्ज तो हम लोग क्लियर कर लिए कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज को किस चीज में नापते हैं? तो कूलम में, ठीक है। अब कूलम में तो चार्ज को कैरी कौन करता है? सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ठीक है। अब देखो, तो ये माइनस इसके सिर्फ नेचर को बताता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है।
तो याद रखना कि चार्ज कैरियर सॉलिड्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी मेनली मेटल शो करते हैं, ठीक है, और ग्रेफाइट शो करता है। नॉन मेटल या नॉन मेटल में आपको कंडक्टिविटी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इतने नहीं है कि कंडक्टिविटी शो कर सके, ठीक है। जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पर क्यूबिक मीटर 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है ये सब अभी बताएंगे, पहले इसको समझो कि चार्ज क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6। मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ इतना चार्ज है, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी के पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, n टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट होता है, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका चार्ज का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम अगर चार्ज हम बोलते हैं, तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज अगर हमको वैल्यू निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम ये पता कर रहे हैं। क्योंकि देखो ई तो कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो फिक्स है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम, ठीक है, और 1 कूलम, ठीक है। यूनिट हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन, इसको हम डिवाइड में लेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो निगेटिव चार्ज वैल्यू है, तो एक्सपोनेंट्स में अगर नेगेटिव हो तो जब वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन 1.6, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से इंटू कर देंगे, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आएगा। तो n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर एक कूलम चार्ज पूछा जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जब हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट, ठीक है, 1 एम्पियर करंट है, तो यानी कि क्या होता है कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, और 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर किसी को 1 एम्पियर का करंट लग गया ना तो मर भी सकता है, इतना ज्यादा, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो आपका बॉडी पैरालाइज्ड कर जाएगा, ठीक है, काम नहीं करेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है ये 1 एम्पियर का करंट। तो जैसे, लेकिन हाँ, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपके घर में बहुत ऐसे अप्लायंसेस है जो उस पर वर्क भी ना करे, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके अप्लायंसेस के लिए इनफ है या फिर लेस देन इनफ है। तो बात समझ में आया। तो यहाँ पे पहला चीज आपको क्लियर हुआ कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज कैसे काम करता है, ठीक। तो चार्ज जो है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फिर से एक बार समझा दे रहा है आपको, ठीक है, कि चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी को अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब अगर मैटर है तो उसके पास चार्ज होगा, ठीक है, बात समझो। लेकिन चार्ज अगर एटम है, ठीक है ना, एटम के पास न्यूट्रलिटी है,
एटम के पास भी चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में है। तो अगर आप देखोगे कि किसी पे चार्ज, अगर बोला जा रहा है कि कोई चीज न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं है, फोर्स का नेट इफेक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर एटम्स न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज ही नहीं है, उसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ठीक है, जिसके कारण वो न्यूट्रल होता है। तो चार्ज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करके। ठीक है, और भी इसके रीजंस होते हैं चार्ज क्रिएट करने के, जो कि हायर क्लास में पढ़ना है, अभी आप इतना ही पढ़ो। तो चार्ज जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, किसी भी चार्ज के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर वो रेस्ट में है। अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक, तो चार्ज, अब ये देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल हो, ठीक है, या फिर चार्ज पार्टिकल हो, जब भी उसको किसी चार्ज के पास लेके जाएंगे तो चार्ज के सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो जब भी वो ऑब्जेक्ट उसको वहां पे रखा जाएगा तो या तो अगर वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या निगेटिवली किसी भी तरह से चार्ज है तो उसके कारण इसको एक फोर्स फील होगा। ठीक है, या फिर ये उस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो या तो ये एक्सपीरियंस करे या फिर ये एग्जर्ट करेगा एक फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एग्जर्ट करता है कोई भी चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड Q टाइम्स E होता है, जहां पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज होता है और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, चलो, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चलो, चार्ज हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड के पास इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है और वो कंडक्टिविटी कैसे शो करता है? ठीक है, तो याद रखो कि जैसे हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन क्या सारा इलेक्ट्रॉन कैपेबल होता है फ्लो कराने के लिए चार्ज को? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता? तो देखो, जब हम बताए थे आपको लास्ट टाइम, ठीक है, तो देखो, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे ज्यादा दूर यही होता है आपके न्यूक्लियस से, और एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स फील हो रहा है वो वैरी कर रहा है डिस्टेंस के कारण। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, और आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसके ऊपर इसका फोर्स कम होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये फ्री होता है मूव करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना भी फ्री नहीं होता है कि ये मेटल सरफेस से खुद से बाहर आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है ना, कि लाइट में रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हायर क्लास की चीज है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन खुद से मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ जा सकते हैं। ठीक है, वो मेटल सरफेस में ही मूव करते रहेंगे। अब मेटल क्या है? सॉलिड होता है। सॉलिड के पास जो स्ट्रक्चर होता है बोलते हैं हम लोग इस मेटेलिक लैटिस। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड को आपको दिखाया जाता है ना कि टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
मेटल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो इसके भी अट्रैक्शन में है और इसके भी अट्रैक्शन में है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आया? तो दो एटम्स जो है, मेटल का दो एटम्स जो होता है या दो से अधिक एटम, उनके बीच के जो फ्री स्पेस होते हैं उसमें मूव करते रहता है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल के यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो फ्री होते हैं विद इन द मेटल मूव करने के लिए। कहाँ? तो फ्री स्पेस में, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब उसको पावर सप्लाई दोगे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन कंटिन्यूअसली होते रहता है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी चीज को मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आ कहाँ से रहा है? तो रूम टेम्परेचर से, ठीक है। हम लोग को वर्क करने के लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग खाते हैं, उसके कारण हम लोग को एनर्जी मिलता है, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। उसका मोशन कभी सीज नहीं कर सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जाके मैटर का मोशन सीज कर जाता है, ठीक है, मतलब उसका मोशन रुक जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? जीरो केल्विन जिसको कहा जाता है। तो अगर उससे ऊपर टेम्परेचर है तो वो एनर्जी का सोर्स हो जाएगा, किसके लिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। और रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि वो अंदर मूव करते रहे, लेकिन सरफेस पे बाहर आ जाए इतना भी नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे मूव करते रहते हैं, ठीक है, और उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? रूम टेम्परेचर से, ठीक। उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी के कारण उसके पास एक जो वेलोसिटी होता है वो थर्मल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? (10⁵मीटर/सेकंड) ये थर्मल वेलोसिटी है, बहुत हाई स्पीड है इसका, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा, अब यहाँ पे जो हम लोग मेटल के सरफेस पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से मूव कर रहा है, तो उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁴मीटर/सेकंड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? और ये अप्रोक्सीमेट है, ये भी अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर/सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और थर्मल वेलोसिटी इतना हाई है तो हमको करंट कहीं नहीं लगता, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो समझो कि आखिर हम लोग को करंट कहीं नहीं लगता है और मेटल में ऐसा क्यों होता है। तो पहला चीज हम आपको जो बताया है वो ये था कि जब भी हम लोग मेटल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, मान लो ये मेटेलिक वायर है, ठीक है। तो इसमें आपको मल्टीपल डॉट जैसा दिखेगा। इतना स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना डॉट्स, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? हम बताएं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, और वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब इससे निकलेगा बाहर तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते रहेगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंटिन्यूअसली, अब देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसमें ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ घूमेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर बाहर घूमेगा, ठीक है। तो ये इस मेटल के सरफेस पे कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब थर्मल वेलोसिटी उसको मिलता है तो उसका डायरेक्शन रैंडम होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है,
ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि जब उसका नेट इफेक्ट देखा जाता है तो जीरो नेट इफेक्ट होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन सब मिलते ही रहेगा। ठीक है, जो फ्लो होगा वो माइन्यूट होगा, बहुत कम। ठीक है, जिसके कारण उसका नेट इफेक्ट जीरो है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, जो कि हम बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है कि नहीं? तो बात समझ में आया? तो जो चार्ज है वो एलिमेंट के पास, मतलब जितने भी आपके मेटल हैं जो कंडक्टर है, ठीक है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, या फिर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि मूव करने के लिए कैपेबल होते हैं वो मेटल के लैटिस में, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आसानी से वो फ्री स्पेस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक ना? कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो पहले समझो कि किसी भी मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी नहीं करते। ठीक है, मतलब करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, चार्ज तो सबके पास है, लेकिन जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब वो जब मूव करेगा तो अब मूव कैसे करेगा, वो मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो थर्मल रेडिएशन से। ठीक है, और उसमें वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन हम लोग को करंट फील काहे नहीं होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन रैंडम है, वो कहीं भी जा रहा है। ठीक है, उसका मोशन रैंडम है, इसलिए नेट इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, और इसीलिए कोई करंट आपको कंडक्टर में फील नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंट है उसमें। ठीक, और इनका जो नंबर होता है, हम अभी पीछे भी बताए कि नियरली 10⁻29, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर क्यूबिक मीटर, इतना आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर का एक क्यूब बनाओ, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा जो कि चार्ज कैरियर है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, और इसीलिए मेटल को हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या है, यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहला चीज, और सबसे पहला चीज देखो, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड आता है, तब एल्युमिनियम आता है। ठीक है, तो सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए, उसको कहने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। पहला चीज, आपको बहुत चीज अभी पता चलेगा, बहुत चीज आपको आगे जाके पता चलेगा, जैसे जो स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, फेस सेंटर्ड, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे लैटिस बोलते हैं हम लोग, तो लैटिस में क्या होता है कि जो आपका एटम है, ठीक है, किसी भी मेटल में एटम किस तरह से अरेंज्ड है, रैंडमली नहीं होता है, उसका एक शेप होता है जो हायर क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सिल्वर के पास होता है। दूसरा, उसके पास जो वैलेंस सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, जिसके कारण वो आसानी से बाहर जा सकता है, उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो कम होता है, और इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जो होते हैं फ्री वो ज्यादा होते हैं, और मोबिलिटी ज्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है कितने आसानी से घूम फिर रहा है, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसको रेजिस्टेंस कम फील होगा, और जिसको रेजिस्टेंस कम फील होगा वो बेटर कंडक्टर होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हाईवे है, हाईवे पे 4 गाड़ी चल रहा है, ठीक है, 4 लेन रोड है, आराम से चला सकते हो। ठीक है, अब वही अपने गुदरी बाजार का हाल, जाम लगा हुआ है, उसमें तुम फ्रीली चला सकते हो? नहीं ना, ज्यादा स्पीड करोगे किसी का गाड़ी ठुक जाएगा या तुम्हारा ही गाड़ी ठुक जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि मोबिलिटी वहां नहीं है, हाईवे पे मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी जब ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और ये सारा जो क्वालिटीज है वो सिल्वर में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टेम्परेचर का भी इसके ऊपर इफेक्ट है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कंडक्टिविटी शो नहीं करते,
ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट मेटल के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनमें भी सारा नहीं, कुछ ही, ठीक है, सब नहीं जाते, लेकिन ये संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कंडक्टिविटी के लिए काफी है। बात समझ में आया? ये एवरेज है कि मेटल है तो उसके पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा पर क्यूबिक मीटर में, और इस यही चीज इसको बढ़िया कंडक्टर बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, ये पता चला, ठीक है। और चार्ज कैसे मूव करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये जो संख्या है बहुत कम हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण उसमें जो कंडक्टिविटी होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए इंसुलेटर जो होता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, क्लियर है। तो याद रखो कि अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब यहाँ पे ये बात कि आखिर ये वेलोसिटी इतना ज्यादा है और ये वेलोसिटी इतना कम क्यों है। तो अभी हम तुमको बताएं कि जब आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाओगे तो आपको क्या होगा कि वहां पे आप अपने हिसाब से गाड़ी को नहीं चला सकते, ठीक है, गाड़ी को सामने वाले के हिसाब से चलाना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या है कि जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डालोगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको एक फोर्स फील होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्शन शो करेगा और पॉजिटिव जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, लेकिन मूव करते समय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बीच में है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी होता है, ठीक है। वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि हम आपको बताया कि लैटिस में जो एटम्स है वो अरेंज्ड है फिक्स्ड पोजीशन पे। मेटल आर टाइटली पैक्ड होता है ना, कि मेटल के एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, एटम के एटम मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। एटम को मूव कराने के लिए क्या करना होगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसका लैटिस स्ट्रक्चर टूटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो फ्लूइड के फॉर्म में जाएगा तभी होगा। तो सॉलिड फॉर्म में मेटल में एटम्स जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण वो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो है फिक्स पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो उसका कोलिजन होगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। और टकराने के कारण क्या होगा कि वो 10 बार 15 बार कितना बार पता नहीं कितना बार टकराएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो मतलब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मान लो इधर पॉजिटिव रख देते हैं इधर निगेटिव, सॉरी, तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को, अगर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा जाए तो ऐसे होगा, फिर यहाँ मान लो ऐसे, फिर इधर गया, कैसे भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से टकराने के बाद उसका डायरेक्शन भी तो चेंज होगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको ऐसे समय लग जा रहा है। तो इसीलिए जो स्पीड होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम हो जाता है ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। अब एटम्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इस डॉट में मिलियंस ऑफ एटम हो सकते हैं, है कि नहीं। अब सोचो कितना लंबा वायर है तो कितना टाइम से कोलाइड करके आ रहा है, तो जिसके कारण उसको टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आया। तो थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है। और जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तो उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। ये उसका वेलोसिटी है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, थर्मल में नहीं। थर्मल में तो उसका डायरेक्शन है अलग अलग है, टकरा भी रहा है लेकिन वो उसका डायरेक्शन अलग अलग रैंडम है, ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो करंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में अगर करंट लगा है इसका मतलब होता है फ्लो, ठीक है। वाटर करंट मतलब ऐसा नहीं कि पानी में जाओगे तो झटका लग जाएगा, ठीक है, वाटर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। नदी उदी में जाओगे तो जब पानी का बहाव तेज होता है तो बोलते हैं लोग वहां पे कि मत जाओ पानी का करंट ज्यादा है। तो करंट का मतलब ये नहीं है, फ्लो है, ठीक है, कि अगर उसमें तुम तैरने जाते हो तो हो सकता है तुमको बहा के ले जाए नदी, ठीक है। तो जिस भी चीज में फ्लो है इसका मतलब करंट जहां भी लगा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एयर करंट,
ठीक है। विंड जो है फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उसी तरह जब पानी जो है, पानी भी डाउन स्ट्रीम आता है, अप स्ट्रीम नहीं जाता, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऊपर से नीचे आएगा पानी। ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाना है तो मोटर हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? घर में मोटर लगाए हुए काहे के लिए? कि नीचे से पानी को उठा के टंकी तक लेके जाए। और नल खोलने के लिए मोटर थोड़ी ना ऑन करते हैं हम लोग, वो तो अपने आप आ जाता है। इसका मतलब कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो, तो जिस समय इलेक्ट्रॉन को खोजा नहीं गया था, इलेक्ट्रिसिटी उससे पहले खोजा गया था, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू निगेटिव रखा गया, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसमें हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट जो है, जिस समय करंट को खोजा गया तो उस समय इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। शुरू में ही आपको बताया 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, और 1880 तक दोनों करंट आपको पता था। तो यानी कि जिस समय करंट को खोजा गया था उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं जानते थे लोग, तो इसीलिए बताया कैसे जाएगा। तो उस समय बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है। बैटरी को देखते हो, बैटरी का आप जो ऊपर वाला सरफेस होता है उस पर प्लस लिखा हुआ रहता है, नीचे वाला पे माइनस। मतलब किसी भी बैटरी में ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो हाई होगा, नीचे में लो होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, इसीलिए फ्लो ऑफ करंट को भी हाई टू लो रखा गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल। बात समझ में आया? तो इस बात को समझो कि जो आपका करंट है उसका स्पीड, वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जिसका वैल्यू क्या होता है? अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करता है मेटल्स में, क्यों? क्योंकि आप अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, तो आप बोलिए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, नल मेटल के कंपैरिजन में। एक ग्रेफाइट है, ठीक है, जिसको हम कार्बन एंड कंपाउंड में बताएंगे कि ग्रेफाइट किस तरह से मेटल कंडक्टिविटी को फॉलो करता है, क्यों आखिर वो कंडक्टर माना जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कार्बन रॉड का। ठीक है, तो वो ग्रेफाइट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को समझो। अब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को समझेंगे कि करंट क्या है, तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब कितना करंट है ये पता करेंगे। ठीक है, अब देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर और वायर। ठीक है, हम लोग मेनली वायर के फॉर्म में ही पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि जैसे देखो, ये कैप मान लो ये तुम्हारा वायर है। ठीक है, तो वायर का ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, वायर मार्कर है, देखो जैसे ये। ठीक है, एज्यूम करो कि ये वायर है। ठीक है, तो वायर का ये पोर्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरफ से फ्लो कर रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड करेगा कि पर यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो करंट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज
ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर और वायर इन यूनिट टाइम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी जगह पे, जरूरी नहीं यहाँ हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, किसका जो क्रॉस सेक्शन है उससे 1 मिनट में, 1 सेकेंड में सॉरी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यही अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो इसीलिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो, अब देखो रेट जहां भी लिखा हो वहां पे टाइम समझना है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि जो वायर है, वायर का वेट, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस भी इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वायर जितना ज्यादा चौड़ा होगा, इसलिए आप देखते हो कि जब आपके घर में कोई हैवी अप्लायंसेस यूज होता है तो मोटा वायर उसमें लगाया जाता है। ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस कम हो और करंट ज्यादा फ्लो करे। नहीं तो अगर पतला वायर यूज करेंगे तो हो सकता है वायर मेल्ट कर जाए उसकी हीट से, जितना हीट वो प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आया? तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यही डिसाइड करेगा कि करंट कितना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट बता रहे हैं। देखो, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो किया और उसको कितना टाइम लगा। अब देखो, हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जा रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार इस क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले? क्या ये जरूरी है? नहीं ना। तो यानी कि हर बार अलग अलग होगा, तुम कैसे मानेंगे? तो वेरिएबल करंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी हम लोग क्लास 10th में इस चीज को पढ़ रहे हैं, हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो चार्ज यहाँ से निकल रहा है वो कांस्टेंट रेट से निकल रहा है। बात समझ में है? एवरेज करंट हम लोग मानते हैं। ठीक है ना, बात समझ में है? क्योंकि वेरिएबल हो जाएगा। अब मान लो कभी 10 चार्ज निकल रहा है, कभी 20 चार्ज निकला, कभी 5 को निकला, कभी 50 को निकल गया। ठीक है, तो यानी कि जब हम लोग मानते हैं कि करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें क्या है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है, कि मतलब अगर 10 निकल रहा है तो हर सेकंड 10 ही निकलेगा। बात समझ में है? क्लियर है? तो इस बात को याद रखो कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से स्टडी करते हैं कि कुछ चीज हम लोग मान के भी चल रहे हैं। हायर क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हम आपको बताएं शुरू में ही कि चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और चार्ज कितना कैरी किया गया ये डिपेंड किस पे करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही चार्ज लेके चलेगा ना। तो जो करंट है वो कितना है ये कैसे पता चलेगा? कितना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको Q को देखना है तो Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बात समझ में है? अब देखो, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होता है ना, ये तो चेंज होना नहीं है। तो यानी कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दे
तो क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर करंट ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो करेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है ना? तो इस बात को याद रखना कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, और टाइम, यूनिट टाइम में। टाइम अगर कम है, हमको ज्यादा चार्ज फ्लो कराना है, तो हमको क्या करना होगा? अब मान लो कि हम 10 सेकेंड ही चार्ज फ्लो कराएंगे, सपोज करो, तो हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा चार्ज फ्लो करे, तो क्या करेंगे? हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है ना? रोड को अगर चौड़ा कर दिया जाए, जैसे अभी चल रहा है ना, रोड का चौड़ीकरण क्यों किया जा रहा है? सॉरी, रोड का चौड़ीकरण क्यों किया जा रहा है? ट्रैफिक कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर रोड चौड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रैफिक लगेगा, जाम लगेगा, ठीक है, तो रोड का चौड़ीकरण इसलिए किया गया। उसी तरह अगर आपको चार्ज को फ्लो कराना है ज्यादा अमाउंट में, तो आपको क्या करना होगा? थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज जो है हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखो। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है? एन टाइम्स ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका प्रोडक्ट ही क्यू देगा, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर मान लो कि कांस्टेंट करंट है, ठीक है, समझो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है। और मान लो कि सेम चार्ज है, चार्ज को हम मान लो कि 1 कूलम चार्ज 10 सेकंड में फ्लो किया और 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो किया, तो यानी कि आपका दोनों में चेंज क्या आ जाएगा? तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम तो दोनों में 10 ही कूलम चार्ज लगे हैं, ठीक है, तो 10 कूलम चार्ज को फ्लो करने में एक में 10 सेकंड लग गया और एक में 1 सेकंड लगा, तो यानी कि एक के पास 10 एम्पियर का करंट है और दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर का करंट, ठीक है, तो एम्पियर घट गया, तो मतलब नेट फ्लो घट गया अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो। बात समझ में आया? तो इस बात को याद रखना है कि करंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक, क्लियर है? अब हम आपको बताया कि 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो जो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, तो देखो, अब यहाँ तक हो गया इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे? इसके पास तो डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक का करंट का डायरेक्शन कैसे हमको पता चलेगा? नहीं, अभी बताए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन, ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो कन्वेंशन को चेंज नहीं किया गया, ठीक है, हम लोग करंट का डायरेक्शन आज भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट मूव करेगा, क्लियर? तो यानी कि करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कैसे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी इसको वेक्टर नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका जो भी हो, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वेक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना, ठीक है। अब मान लो कि एक वायर है, अब वायर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, और आगे जाके सपोज करो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे आई है, नेट इफेक्ट यहाँ पे आई है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और I2 में, ठीक है। मान लो कि एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप से अब जैसे तुम्हारे ही घर में सप्लाई है, बाथरूम में भी जा रहा है पाइप, ना किचन में भी जा रहा है, ठीक है ना, वॉशरूम में सिंक में भी जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल पाइप्स लगा हुआ है लेकिन एक टर्मिनल से आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, तो अगर मान लो कि पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से तो ये जंक्शन है, यहाँ से कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, ठीक है, और ये घूम फिर के यहाँ फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी तुमको नेट आई ही मिलेगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर ये, तो हम यहाँ पे क्या किए, इसका वैल्यू जो है इसको हम कैसे निकाल रहे हैं? I1 प्लस I2, ठीक है,
तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो हम लोग फिर यहाँ से एंगल बनाते, थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है। तो इसके एंगल से इसको मेजर किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एंगल का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसको वेक्टर कंसिडर नहीं किया जाता। क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए कि करंट वेक्टर क्यों नहीं है, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो आप बोलिएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, वो जनरल अर्थमेटिक एडिशन फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थमेटिक में नॉर्मली 2 + 2 4 कर देते हैं, लेकिन वेक्टर में 2 + 2 4 होगा, ये जरूरी नहीं, ठीक है। बात समझ में आया? क्योंकि उसमें एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में ही हम आपको वेक्टर्स के बारे में बताए थे कि वेक्टर्स में एंगल का रोल होता है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वहां पे 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल चेंज हुआ तो उसके बाद 2 + 2 4 नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करने के कारण आपका करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर? ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो, ऐसा यूनिट एंड्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, इनके नाम पे डिवोट किया गया है, या फिर कहो कि इनके ऑनर में जो है करंट का जो यूनिट है उसको एम्पियर लिखा गया है, ठीक है। तो एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो अगर बोले हम कि करंट है, तो करंट को हम किस चीज में नापेंगे? एम्पियर में, ठीक है। 1 एम्पियर करंट क्या है कि अगर हम लोग मान लो, एम्पियर करंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्यू पे, यानी चार्ज पे और टाइम पे। तो अगर मान लो कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हम क्या बोलेंगे कि करंट कितना है? 1 एम्पियर है, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट जो होता है, इसके बाद स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि अगर मान लो कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, ठीक है, और हम आपको क्या बोले थे कि एवरेज ही मानना है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बात समझो कि अगर मान लो कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंडक्टर या वायर बोलो, उससे अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है। और 1 एम्पियर करंट ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम आपको शुरू में ही बताए। तो इसका जो लोअर यूनिट भी है करंट का, जैसे 1 मिली एम्पियर, तो इसको बोलते हैं हम लोग 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर को कहा जाता है 1 नैनो एम्पियर। नैनो का मतलब 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। तो ये स्मॉलर यूनिट सब है,
ठीक, तो मिली माइक्रो नैनो, ठीक है ना, ये तुम्हारा स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर है? करंट क्या होता है और किस तरह से फ्लो करता है ये पता कर लिए हम लोग, ठीक है। अब ये चीज है, इसके बाद आगे बताते हैं। पहले इसको समझो कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, पहले इस बात को समझ लो कि करंट के बारे में क्लियर हुआ कि करंट कैसे फ्लो करेगा। देखो स्टैटिक फॉर्म और डायनेमिक फॉर्म। स्टैटिक फॉर्म में चार्ज जो होते हैं रेस्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे में हम लोग कंघी करके उसको कागज में सटाते थे तो चिपक जाता था, ठीक है। रीजन क्या है कि उस पर चार्ज क्रिएट होता था और जिसके कारण अट्रैक्ट होता था। तो ये जो है ये स्टैटिक फॉर्म है। जब हम लोग डायनेमिक फॉर्म पढ़ते हैं तो हमको किसी चीज का मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मूव कर रहा है जिसके कारण तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो क्लास चला रहे हैं या फिर जो डिजिटली पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज को फ्लो कैसे कराया जाता है ये बता दिए हम आपको, ठीक है। 1 एम्पियर करंट क्या होता है ये बता दिए, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है ये भी पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी क्लियर है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर?